ईरान की बहरिया ने ओमान के समंदर में अमेरिकी फौजी बहरी जहाज को निशाना बनाया है कल रात को। और सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी में मुसलसल हर घंटे के साथ जो है इजाफा हो रहा है। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के साथ कशीदगी का बाब अभी बंद नहीं हुआ है। मिसाइलों का बाप आ रहा है और ये जो नया मिसाइल आ रहा है उसकी वजह से भारत के अंदर जो है इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। उनकी जिसे कहते हैं ना, आत्मा रुल गई है उनकी, क्योंकि ये मिसाइल जो सामने आने लगा है इसकी वजह से बहुत से भारतीय जो है वो बहुत परेशान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतरीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थंबनेल आप देख चुके होंगे जनाब, मिसाइलों का बाप आ रहा है और ये जो नया मिसाइल आ रहा है उसकी वजह से भारत के अंदर जो है इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। उनकी जिसे कहते हैं ना, आत्मा रुल गई है उनकी, क्योंकि ये मिसाइल जो सामने आने लगा है इसकी वजह से बहुत से भारतीय जो है वो बहुत परेशान है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन फौज, उसके अंदर एक कोहराम मचा हुआ है। ये मैं थोड़ी देर में इसकी डिटेल्स जो है आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ ही साथ एक दिन में भारत के लिए एक और बुरी खबर भी सामने आई है, जहां पे खौफनाक आग लगी है। और ऐसी खौफनाक आग थी कि लोगों ने बिल्डिंग से छलांग मार मार के जो है अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर भी जो है वो जान की बाजी हार गए। लेकिन सबसे पहले वीलॉग के अंदर जो खबर शामिल करेंगे वो ईरान की जानिब से होने वाले हमलों की है। पिछले वीलॉग में हमने आपको बताया था कि उनकी जानिब से जो है वो कुवैत और बहरीन के अंदर अटैक्स हुए हैं। अब उन्होंने सी ऑफ ओमान के अंदर भी जो है एक और अटैक किया है। ये कल रात की मैं खबर आपको बता रहा हूँ। इसकी डिटेल्स आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए अगर आपने वीडियो को अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपसे ये भी दरख्वास्त है कि हम 32 लाख सब्सक्राइबर्स के टारगेट की जाने बड़ी तेज़ी से रवा दवा है और तकरीबन कोई 28,000 सब्सक्राइबर्स अब रह गए हैं। इंशाल्लाह जल्द ये टारगेट आपकी मदद से अचीव होगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, एक दफ़ा स्क्रॉल अप करके देख लीजिए। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ज़रा ईरान और अमेरिका के हवाले से बात कर लूँ, उसके बाद मिसाइल का कौन सा बाप आया है इसकी डिटेल्स भी थोड़ी देर में आपके साथ जो है मैं शेयर करूँगा। खबर यह है कि हमने आपको पहले बताया था कि जनाब कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो हमला हुआ है और उनका टर्मिनल 1 जो है तकरीबन उड़ा के रख दिया गया और उसकी वजह से वहाँ पे 60 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। जबकि अब तक की इतलात के मुताबिक एक शख्स जो है वो जाँ बहक भी हुआ है, जो कि एक भारतीय शहरी है, जिसको इंडियन एम्बेसी जो कुवैत के अंदर मौजूद है उन्होंने कन्फर्म भी किया है। लेकिन अब यह खबर है कि ईरान की बहरिया ने ओमान के समंदर में अमेरिकी फौजी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया है कल रात को। और सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी में मुसलसल हर घंटे के साथ जो है इजाफा हो रहा है। अगर आपको याद हो, जिन्होंने मेरा पिछला व्लॉग देखा था, तो मैंने उसी के अंदर आपको बात बताई थी कि मुझे लगता है कि रात के वक्त जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर होगी और वही हुआ है कि एक और एस्केलेशन जो है वो हुई है। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये बहरी जहाज़ एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मेज़बानी कर रहा था और ईरानी इलाकाई पानियों के करीब पहुँच रहा था जब उसे निशाना बनाया गया है। ईरानी फौजी हुकाम ने ईरानी तजारती बहरी जहाज़ के ख़िलाफ़ हालिया अमरीकी कार्रवाइयों और आबने हुर्मुज़ से गुजरने के ज़वाबित के खिलाफ वर्जियों और इस कार्रवाई की वजह इसे करार दिया है। रिपोर्ट में किसी भी नुकसान की हद या जानी नुकसान के बारे में तफसीलात फ़िलहाल फराहम नहीं की गई हैं। दूसरी जानिब सेंटकॉम ने अलबत्ता इस हमले की जो है तरदीद की। उन्होंने कहा जी किसी किस्म का कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि जी हमने उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ऊपर जो है वो हमला कर दिया है। सो अब जो है वो पहले तो एयर बेसिस को अटैक किया जा रहा था। खलीज ममालिक के अंदर जो फ़ौजी बेसिस, मिलिट्री बेसिस थी अमेरिका की, उनको टारगेट किया जा रहा था। अब अमेरिकन एसेट, डायरेक्टली एक अमेरिकन जहाज़ जो है उसको ईरान ने कल रात को टारगेट किया है। दूसरी जानिब ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो है जो हमला हुआ है उसको उन्होंने तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा जी हमने कुछ नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि जी ये जो मुसाफिर टर्मिनल के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है ये हमारे वजह से नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम जो है, जो उसका मिसाइल सिस्टम है, इंटरसेप्टर सिस्टम है बेसिकली, ये उसके मेल फंक्शन हुई है और उसकी वजह से जो है वो ये हमला जो है वो उनकी वजह से हुआ है, अमेरिका की वजह से हुआ। उन्होंने कहा जी हमारा कोई लेना देना नहीं है इस सारी चीज़ के साथ। उन्होंने डिनाई किया है, लेकिन ऑब्वियसली कुवैत जो है वो इस बात को एक्सेप्ट करने से इनकारी है। और साथ ही साथ अमरीकी फ़ौज ने भी जो है वो पाकिस्तान इनकलाब का ये जो दावा है कि जनाब पैट्रियट इंटरसेप्टर्स की वजह से जो है ये हमला हुआ है, उन्होंने भी डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये ईरान ने ही अटैक किया है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ईरान ने शहरी हवाई अड्डे पर ड्रोन के जरिए दानिस्ता, कैलकुलेटेड और बिला जवाज़ हमला किया है। दूसरी जानिब कुवैत ने ईरानी सफारती मिशन के 2 अरकान को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर मुल्क बदर कर दिया है। इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ईरान का जो मौक़िफ़ है वो कुवैत ने उसे रिजेक्ट कर दिया है।
और उन्हें 24 घंटे के अंदर, 2 अफराद को 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का कह दिया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक कुवैती वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया कि ड्रोन हमलों पर ईरानी नाज़िमुल उमूर को तलब करके बाज़ाब्ता तौर पर सख्त एहतजाज भी रिकॉर्ड किया गया। मोस्ट प्रॉब्ली इनको डिमाश किया गया होगा जब इनको बुला के यह एहतजाज किया गया है। कुवैती वज़ारत ख़ारजा के बयान में ईरान पर मुसलसल और वहशियाना जारहियत का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा गया कि ईरानी हमले ने न सिर्फ कुवैत की खुद मुख्तारी बल्कि पूरे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए भी यह ख़तरा है। दूसरी जानिब कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल को शदीद नुकसान पहुँचने पर फ़िज़ाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। बाद में हिफाजती जायजे के बाद बाज़ परवाज़ों को फ़िलहाल बहाल किया गया है, ताहम हुकाम ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट जो है वो बरकरार रखा हुआ है। उधर सऊदी अरब और अमारात समेत खलीजी ममालिक ने कुवैत पर होने वाले हमलों की मजम्मत की और कहा है कि ईरान की जारहियत के खिलाफ हम दोस्त मुल्क के साथ खड़े हैं। बहरीन ने ईरान के पाकिस्तानी इनकलाब के लिए काम करने के इल्ज़ाम के अंदर 15 अफराद को जनाब गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी तेहरान की जानिब से मुल्क और पड़ोसी मुल्क कुवैत पर हमले के चंद घंटों के बाद जो है वो अमल में आई है। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि मुबैना ईरानी सेल से मुंसलिक तमाम अफराद की शनाख्त के लिए तहकीकात जारी हैं। ईरान की जानिब से फरवरी के आखिर में मुल्क पर हमले शुरू करने के बाद से बहरीन ने सिक्योरिटी क्रैकडाउन शुरू किया है, जिसमें तेहरान के साथ ताउन के इल्ज़ाम में दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है वो एक अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ कशीदगी का बाब अभी बंद नहीं हुआ है। ईरान के खिलाफ मुकम्मल फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू करने का फैसला डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। अमरीकी और इजरायली अफवाज तैयार हैं, बस एक इशारे का इंतज़ार है। एंकर ने सवाल किया कि ट्रंप ने क्या आपको पागल कहा है, तो नेतन्याहू ने जवाब दिया कि कभी कभार बेहतरीन ख़ानदानों की तरह हमारे दरमियान इनफरादी इख्तिलाफ़ात होते हैं, हम हमेशा उन्हें हल करने का रास्ता तलाश कर लेते हैं। हम सुबह में इख्तिलाफ़ कर सकते हैं और दोपहर तक हमारे मुश्तरका इक़दामात होते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि नेतन्याहू जो है इसको डिनाई नहीं कर रहा, वरना वो चाहता, अगर ये सवाल किया जाता है कि जी आपको डोनाल्ड ट्रंप ने पागल कहा, तो वो कहता नहीं, ऐसा तो कोई बात ही नहीं है, ये तो झूठ है। लेकिन उसने उसको जो है कवर करने की कोशिश की कि हमारे इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं और हो सकता है सुबह के वक्त में इख्तिलाफ़ात कर रहे हो और दोपहर को इकट्ठे रोटी खा रहे हो। इजरायली वज़ीर आज़म ने कहा कि वो ट्रंप से तकरीबन हर 2 दिन का बाद बात करते हैं। मेरा ट्रंप के साथ ताल्लुक वैसा ही है, वो मेरा एहतराम करते हैं और मैं उनका एहतराम करता हूँ। चंगा एहतराम है, एक दूसरे को गाला कट रहे हैं बह के। हम हमेशा अपने इख्तिलाफ़ात को दूर करने का रास्ता तलाश कर लेते हैं। सवाल हुआ कि अमेरिका अपने हुर्मुज़ को क्यों नहीं खोल सकता। नेतन्याहू ने कहा कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपको जहाज़ के ऐसे मालिकान की ज़रूरत है जो मारे जाने के ख़तरे को मोल ले लें। भाई बहुत अच्छे, मतलब जहाज़ उनके हैं, आपसे सिक्योरिटी हो नहीं रही तो वो अपना जहाज़ लेके बीच में आ जाएं और उड़ा दें। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ईरान ने जो है वो ऑलरेडी उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को जो है वो टारगेट किया है और कल रात को ही हमला किया है। तो वो बेचारा वो जो माल बरदार जहाज़ होगा वो सारा रिस्क लेते हुए वो चला जाए और वो उधर से ईरान जो है उनको बम से उड़ा दे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ट्रंप का ख्याल है कि वो सफारती दबाव और सख्त मुज़ाकरात से आटमी अफजूदगी के मसले को हल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है उन्हें मौका देना चाहिए। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि जनाब ईरान और अमरीका के दरमियान जो है वो तबादले के लिए मतन का जायज़ा लिया जा रहा है। अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका के साथ राब्ते मुनक़ता नहीं हुए, लेकिन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ़ भी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इजराइल बैरूत पर हमला करेगा तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। बैरूत पर हमले का मतलब जंग को मुकम्मल तौर पर दोबारा शुरू करना होगा। तो ये एक और जो है वो थ्रेट दी है ईरान ने कि अगर बैरूत के ऊपर अटैक किया गया तो इसका मतलब है कि जंग जो है दोबारा शुरू है। इसके अलावा वो जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि जनाब मिसाइलों का बाप आ गया है, वो बेसिकली मामला क्या है। वो लोग जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की जंग को, हमारी कवरेज को देखा, उसके अंदर बेसिकली जो एक एडवांटेज मिला था पाकिस्तान को वो था PL-15 मिसाइल का। ये वो मिसाइल था जो बेसिकली पाकिस्तान के J-10Cs के ऊपर जो है वो नस्ब किया गया था और इसकी रेंज जो है वो तकरीबन कोई 220-230 किलोमीटर तक जो है वो बताई जाती है। और इसी के ज़रिए जो राफेल लड़ाका तैयारे थे भारत के, बेसिकली उनको टारगेट किया गया था, क्योंकि वो ये इस अजम्पशन के साथ बैठे हुए थे कि जनाब इनके पास जो मिसाइल है उसकी रेंज 150 किलोमीटर है। तो उन्होंने अपने आप को 150 से आगे जो है वो रखा हुआ था, तकरीबन 180, 190, 200 किलोमीटर की रेंज के अंदर रखा हुआ था। वो 150 किलोमीटर तक नहीं आ रहे थे क्योंकि उनको पता था यहाँ तक पाकिस्तानी मिसाइल्स की रेंज यहाँ पे मौजूद है। लेकिन वो उनकी गलत फहमी थी और उसके साथ ही जो है वो पाकिस्तानी जो लड़ाका तैयारे थे उन्होंने टारगेट किया था राइफल्स को और उसकी वजह से 180, 190 किलोमीटर या 200 के आसपास जो है उनको उनके ऊपर अटैक किया गया था और उसकी वजह से जो वो राख का ढेर बन गए थे। उसका जो मिसाइल का नाम था वो था PL-15। अब जो बड़ी खबर है वो ये है, और ये मुख्तलिफ जो बेसिकली एविएशन और डिफेंस के मैटर्स को जो है वो डील करते हैं। साथ ही साथ चाइना का अपना जो एक साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार है, उन्होंने भी ये खबर दी है कि चाइना's PL-15 मिसाइल हैज़ डाउन्ड राफेल जेट्स, इज़ द PL-16 इवन मोर पावरफुल। यानी PL-16 अब ये इसका अगला वर्जन, जिस तरह आईफोन के अंदर आपने सुना होगा iPhone 15, iPhone 16,
तो इसी तरह अब इस मिसाइल का भी अगला वर्जन जो है वो अब चाइना लाने लगा है। एक वेबसाइट जो है वो ये रिपोर्ट कर रही है कि जनाब ये एक स्क्रीनशॉट है, इसको आप गौर से देखिएगा। ये एक स्लाइड है जो बेसिकली लीक हुई है। अब मुझे नहीं पता लीक हुई है या लीक की गई है, लेकिन इसके अंदर अगर आप गौर से देखें, इस स्लाइड के अंदर जो है वो नीचे जाके PL-16 लिखा हुआ है और कर्व कलर लिखा हुआ है उसका रेड, और उसके बाद आगे लिखा हुआ है 200 हेड ऑन रेंज 270 to 280 किलोमीटर्स, साइड एस्पेक्ट 180 to 200 किलोमीटर्स, टेल चेज 180 डिग्रीज 140 to 150 किलोमीटर्स, ये उन्होंने लिखा हुआ है। मजमूई तौर पे इसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब इसकी रेंज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर तक है। अब 300 किलोमीटर का मतलब है, मतलब कि जो PL-15 की रेंज थी ये उससे भी जो है तकरीबन 70-80 किलोमीटर मजीद आगे जो है वो आ गया है। अच्छा, ये जो 300 किलोमीटर की रेंज है ये एक सबसे एडवांस एयर टू सरफेस या एयर टू एयर मिसाइल अगर आप इसको कंसिडर करें तो ये सबसे लंबी रेंज का मिसाइल दुनिया का बनता है। इसको बीट करने के लिए जो है वो इवन वेस्टर्न कंट्रीज के पास भी ऐसे मिसाइल मौजूद नहीं हैं। इससे सिर्फ अगर एक कल को PL-16 का मिसाइल जो है वो पाकिस्तान को मिलता है तो उसकी जो सुपीरियरिटी है जो चाइना की मदद से अगर पाकिस्तान को मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इसके साथ साथ इंडिया को एक और वक्ता पड़ जाएगा कि हमारा जो नेबर है यानी कि चाइना, और वो पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता रहा है दिफाई मामलात के हवाले से, ये मिसाइल अगर उनके पास चला गया तो इंडिया मजीद डिसएडवांटेज के अंदर जो है वो चला जाएगा। और साथ ही साथ इनको इसका मतलब है, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब है कि वो तमाम की तमाम एयर बेसिस जो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब इन्होंने बनाई हुई हैं, अपने कल को अगर कोई ना कोई ऐसी एस्केलेशन हुई, कल को कभी ना कभी अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग दोबारा शुरू होने के मौके आए, जिस तरह हर थोड़ी देर के बाद जो है इनको तकलीफ होती है और ये बोलना शुरू कर देते हैं कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर 2 और ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है, हम जब चाहेंगे, कभी हमें महसूस हुआ तो हम दोबारा हमला कर देंगे। उससे पहले अगर ये मिसाइल पाकिस्तान के पास मिल गया, पाकिस्तान को अगर आ गया, तो इनको अपने तमाम जहाज़ जो हैं वो पाकिस्तानी बॉर्डर से कम 300 किलोमीटर पीछे जाने पड़ेंगे। अभी तो फिर भी ये काफ़ी हद तक करीब आके वहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन इनको फिर अपने जहाज़ जो है मजीद पीछे ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि इनके तमाम वो जहाज़ जो हैं उसके बाद फायरिंग रेंज के अंदर आ जाएंगे। तमाम के तमाम जहाज़ जो है वो फायरिंग रेंज के अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए ये एक नया मिसाइल आया, और जेहन में रखिएगा ये जो नया मिसाइल है PL-16, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ तकलीफ और परेशानी जो है या गुस्सा या डर सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, बल्कि चाइना के जो हरीफ, चाइना के अपने जो हरीफ हैं यानी कि इवन अमेरिकन और वेस्टर्न पावर्स, वो भी इसको बड़े गौर से देख रहे हैं कि चाइना की सुपीरियरिटी जो है मिसाइल्स के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर ये PL-16 मिसाइल जो है वो एक्चुअली इसको वो डिक्लेयर कर देते हैं। अब जाहिर बात है, जेहन में रखिएगा कि PL-15 जो मिसाइल था, जब उसको भी टेस्ट किया गया था तो पहली दफ़ा बाकायदा तौर पर कॉम्बैट के अंदर, पहली दफ़ा जंग के अंदर जो है वो PL-15 का ये लड़ाका जो मिसाइल है ये टेस्ट किया गया था, और बड़ा कामयाबी से इसको जो है वो टेस्ट किया गया था। और उसके बाद से जो है पूरी दुनिया के अंदर PL-15 की जो है वो धुएं मच गई थी। अब PL-16 अगर यहाँ पे आ गया तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, मेरे ख्याल में बाकी कैलकुलेशन जो है वो आप खुद कर सकते हैं। इसके साथ साथ जहाँ पे भारत की बात हो रही है तो भारत के लिए जो है वो एक और बुरी खबर है। कल बड़ा एक वहाँ पे अफसोसनाक वाक़या वहाँ पे पेश आया है भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में, जहाँ जिसके इलाके मालविया नगर में वाक़े एक गेस्ट हाउस में लगने वाली खौफनाक आग ने बड़े पैमाने के ऊपर जानी और माली नुकसान पहुंचाया है। ये 4 मंजिला एक गेस्ट हाउस या होटल जो है वो आप कह सकते हैं उसे, और इसमें आग लगने के बाद वहाँ पे भगदड़ मच गई और बलाई मंजिल पर मुसाफिर बदहवास होकर खिड़कियों से कूदना शुरू हो गए, क्योंकि वहाँ पे जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि किसी किस्म का जो है वहाँ पे हिफाजती इंतजाम जो है वहाँ पे नहीं किया गया था। रिहायशियों ने होटल से कूदने वाले मुसाफिरों को बचाने के लिए सड़क के ऊपर जो है मोटे मोटे गद्दे वहाँ पे बिछा दिए ताकि अगर वो उसके ऊपर गिरते हैं तो उनकी बचत हो जाए, लेकिन इसके बावजूद जो है कई अफराद इसके अंदर जाँ बहक हुए हैं। सोशल मीडिया में वीडियोस के अंदर जो है वो देखा जा सकता है कि फंसे हुए अफराद जो है वो इस ऊंची बिल्डिंग से कूद कर जो है वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। आग इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर लगी और पहली मंजिल तक जा पहुंची, जबकि ऊपरी मंजिल में धुआं भर गया और वहाँ मौजूद अफराद की हालत जो है वो गैर होने लगी। भारतीय पुलिस का कहना है कि आग जो है वो फ्लोरिश स्टे नामी 4 मंजिला गेस्ट हाउस में सुबह के वक्त भड़की। इलाका गुंजानाबाद होने के बायस इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हौलनाक आतिशज़दगी में 21 अफराद जो है वो हलाक हुए हैं, जिनमें से 18 का ताल्लुक बांग्लादेश, नाइजीरिया, मोज़म्बिक और लाइबेरिया से बताया जा रहा है, जबकि 40 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी हैं। तर्जुमान फायर ब्रिगेड ने कहा है कि आग बुझाने के लिए 8 फायर इंजन मौके पर पहुंचे और कई घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जबकि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी रात तक जो है वहाँ पर जारी था। इसके साथ साथ कुछ और ख़बरें भी जो है वो शामिल करते हैं, और एक ख़बर जो है वो ख़ास तौर पे जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो रहा है
उसके हवाले से भी जो है वो आई है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहाँ पे खिताब करते हुए कहा है कि 7 जून को, ये इस इतवार को जो है वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, बल्कि इस सिलसिले में हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे किसी सीनियर जर्नलिस्ट को साथ लेके जो है आपको गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ओवरऑल जो है वो आने वाले दिनों के अंदर एक व्यू भी हम आपको पेश करें, ताकि आपको पता लग सके कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो किसका पलड़ा भारी है। मुख्तलिफ किस्म के क्लेम्स किए जा रहे हैं, लेकिन मैं किसी ऐसे जर्नलिस्ट के साथ जो है कोशिश करूँगा गुफ्तगू करने की जो आपको रियलिस्टिक सिचुएशन, ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो आपको बता सकें। तो गिलगित बल्तिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 7 जून को जियाला वज़ीर आला मुंतखब कराएंगे, आइंदा बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के फंड्स में इजाफा करेंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि जल्द अज जल्द दयामिर भाषा डैम मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म दयामिर डैम मुकम्मल करने में शहबाज शरीफ स्पीड दिखाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि मुल्क को मुश्किल हालात में हमारी जमात की हुकूमत की ज़रूरत है। गुज़िश्ता इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। दूसरी जानिब एक APC मुनक़्क़िद की गई आज़ाद कश्मीर में, और अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात से मुतल्लिक जो है ये वज़ीर आज़म हाउस आज़ाद कश्मीर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, ताहम APC महाजन की नशस्तों पर वाज़ेह फ़ैसला करने में कामयाब ना हो सकी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUF समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के वफूद APC के अंदर शरीक हुए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने APC के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि APC महाजन नशस्तों पर वाज़ेह फ़ैसला करने में कामयाब नहीं हो सकी है। असम्बली का इजलास बुलाकर नशस्तों के मामले के ऊपर जो है इत्तफ़ाक़ राय ली जाएगी। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती नाराज़ अरकान और हुकूमत के दरमियान मफाहमत जो है वो नहीं हो सकी। नाराज़ अरकान ने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए इमरान खान की मुशावरत के बगैर बजट पेश करने की हिमायत ना करने का फ़ैसला किया और अपनी तहरीक को उनकी रिहाई से मनसूब कर दिया। नाराज़ हुकूमती अरकान असम्बली का इजलास पेशावर में हुआ। उनकी जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया कि दूसरे इजलास में मौजूदा सियासी सूरत समेत मुख्तलिफ अमूर के ऊपर तफसीली गौर होश होगा। एलामिया में कहा गया कि इमरान खान की रिहाई के लिए जब तक एक जामे और काबिल अमल हिकमत अमली इख्तियार नहीं की जाती, मौजूदा एहतजाजी अमल गैर मुनज़्ज़म दिखाई देता है और इससे गैर संजीदगी की अक्कासी होती है। इसके साथ साथ शेख वकास अकरम साहब, जिनके ऊपर कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने जो है तनकीद भी की थी और उनको कुछ ताने तशने भी दिए थे, क्योंकि उन्होंने वसीम मदामी साहब के शो के अंदर जो है वो ये कहा था कि 10 तारीख को, जिस दिन एक्चुअली ये बजट आ रहा है, तो उनको इस एहतजाज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये खुद ही इन्होंने को अनाउंस कर दिया, हमें तो जो सेंट्रल पार्टी का जो मरकज़ी क़यादत है उससे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आज दोबारा उनको प्रोग्राम में, कल रात को दोबारा प्रोग्राम में उनको लिया हुआ था। उन्होंने कहा मैं अपने कल वाले बयान पर कायम हूँ और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयान है। 10 जून के हवाले से कल मैंने जो बयान दिया, नौजवान वज़ीर आला जो हैं वो शायद परेशान थे कि 8-10 महीने से खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, तो शायद फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ऐसा बयान दिया, जिस पर मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इसके बाद मैंने सियासी कमेटी में और पार्लिमानी पार्टी में तमाम MNAs के सामने ये बात रखी कि मुझे सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर ये मुझे बताएं कि अगर ऐसी मुशावरत हुई है तो मेरे इल्म में क्यों नहीं है। इस पर चीफ वेप आमिर डोगर ने मुझे कहा कि मेरे इल्म में अब तक 10 जून से मुतालिक कोई बात नहीं है कि ऐसी कोई मुशावरत हुई। सलमान अकरम राजा साहब ने मुझे अब से कुछ देर पहले ग्रुप में जवाब आया कि मैं 10 जून के हवाले से लाइल्म हूँ, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है और ना मुझसे मुशावरत हुई है। बैरिस्टर गौहर का ग्रुप में पैगाम भी आया और फ़ोन भी आया कि मेरे इल्म में 10 जून के हवाले से ना कोई बात की गई है और ना मुझसे मुशावरत की गई है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर हैं हमारे, मेरी उनसे भी बात हुई है, वो भी लाइल्म हैं। ये मामला एक डिसिप्लिन के तहत चलता है। MNAs किसी वज़ीर आला के पाबंद नहीं हैं, MNAs अपने चेन ऑफ कमांड के पाबंद हैं। लो जी, अब MNAs और जो सेंट्रल लीडरशिप है उनका अब जो है सुहेल आफरीदी साहब के साथ जो है वो टाकरा हो गया है। और जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कह रही है कि जी हमें तो पता ही नहीं इसके बारे में कि इस सिलसिले में जो है वो क्या कोई आपस में कोई मुशावरत हुई है। 10 तारीख को जिस दिन एक्चुअली बजट पेश होना है, सुहेल आफरीदी साहब ने बेसिकली ऐलान ये किया था कि जिस दिन बजट पेश हो रहा होगा हम बाहर वहाँ पर कौमी असम्बली के बाहर धरना दे देंगे और ये बजट जो है हम पास नहीं होने देंगे। तो उसके ऊपर जो PTI की सेंट्रल लीडरशिप है उसने टोटली इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हमें इसके बारे में किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ख़बर मैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दूँ क्योंकि अभी अभी आई है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो ये है कि उन्होंने कहा जी इजराइल ने जो है लबनान के हवाले से यकीन दहानी कराई है कि वो उसके ऊपर जो है वो हमला नहीं करेंगे और साथ ही साथ हिजबुल्लाह भी जो है वो इजराइल के ऊपर जो है वो किसी किस्म का अटैक नहीं करेगा। ज़हन में रखिएगा कि लबनान और इजराइल के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था। उसके बाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ये बयान दिया है कि हिजबुल्लाह ने और इजराइल ने दोनों ने जो है वो अब ये ऐलान किया है कि वो एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। इसके साथ साथ कल एक बड़े केस का फैसला जो है वो सामने आया। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे गैंग रेप के हाई प्रोफाइल केस में मुजरिमों आबिद मल्ली और शफकत बग्गा की सजाए मौत के खिलाफ अपीलों पर फैसला जो है महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जज की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इन दोनों मुलजमान की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी।
अदालत ने दोनों मुजरिमों को सुनाई गई सजाए मौत को बरकरार रखते हुए इसे दुरुस्त करार दिया। 9 सितंबर 2020 को लाहौर के करीब मोटरवे पे रात के वक्त 2 मुजरिमों ने डकैती के बाद बच्चों के सामने खातून के साथ ये ज्यादती की थी और पुलिस ने पहले एक मुलजिम शफकत को फिर दूसरे मुलजिम आबिद मलिक को तंगदो के बाद वो गिरफ्तार किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुजरिमों को 20 मार्च 2021 को ज्यादती के जुर्म में सजाए मौत सुनाई थी, जिसके खिलाफ दोनों मुजरिमों ने 25 मार्च 2021 को लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और दोनों मुजरिमों को खुसूसी अदालत ने ज्यादती का जुर्म साबित होने पर सजाए मौत, यरगमाल बनाने के जुर्म में उम्र कैद और डकैती के जुर्म में 14 साल कैद की सज़ा सुनाई है। एक और जो बड़ी इस सारे मामले में डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि बरतानवी सियासतदान और पार्लियामान के मेंबर रूपर्ट लुई उन्होंने एक खबर शेयर की कि इस किस्म का वो वाक़या हुआ है और उसके बाद अदालत ने वो ये फ़ैसला दिया है। तो एलॉन मस्क जो दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा ब्रावो पाकिस्तान, दिस इज़ व्हाट वी शुड बी डूइंग इन द वेस्ट। तो उन्होंने पाकिस्तानी अदालत की जानिब से ये जो अपील खारिज की गई है उसकी उन्होंने तारीफ़ की है कि ज़्यादती के ऐसे मुलजिमान के ख़िलाफ़ मुजरिमान के ख़िलाफ़ वो अदालत ने ये फ़ैसला दिया है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।